कंटिन्यू करते चैप्टर को। ग्रेविटेशन में आगे जो बात करने जा रहा हूँ, कल मैंने लास्टली डिस्कस किया था न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका डेरिवेशन बताया था, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। आगे कंटिन्यू करते हैं, न्यूटन्स और ग्रेविटेशन लॉ को आपस में मर्ज करते हैं। दैट इज न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन, इसके बारे में बात करते हो। क्लियर? अब ये दोनों आपस में रिलेट कैसे होते हैं? अब सबसे पहले कल उस दिन जब मैंने बताया तो क्या बताया था आप लोगों को, जैसे अगर मैं बॉल को फेंकता हूँ ऊपर की तरफ तो क्या होता है कि मुझे इस यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स वर्क कर रहा होता है जो इसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है, जिसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है? अब ऊपर फेंकने के लिए दैट मीन्स मुझे इसे ओवरकम करना पड़ा जब मैं इसे ऊपर फेंक पा रहा हूँ। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ एक एक्शन फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, हमें से रिएक्शन फोर्स लग रहा है। क्लियर है? दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वे में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगी, ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा इसे, ठीक है, और ये इसे अपनी तरफ। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट खींचता है। अब दूसरी चीज क्या होता है, जब हम स्टोन को हम जब ड्रॉप करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि स्टोन जब गिरता है तो स्टोन का हमें एक्सीलरेशन दिखता है कि स्टोन मान लो कोई भी एक्सीलरेशन से वो नीचे आ रहा है, राइट में स्टोन फॉल कर रहा है तो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हमने कहा कि अगर स्टोन इसे खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, अगर मेरे क्या है, ये हो गया अर्थ, अब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है तो मैंने क्या कहा, मूवमेंट दोनों का होता है। अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये बॉल ये स्टोन इसे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन एक मूवमेंट तो हमें विजिबल होता है, दूसरा मूवमेंट हमें विजिबल नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? अब यहाँ पे ये चीज तो मैं सबसे पहले क्लियर कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपस में रिलेट हो रहे हैं। दैट मींस अगर एक चीज नीचे की तरफ कोई चीज लगे तो एक चीज उसे ऊपर की तरफ भी ले जा रही है। दैट मींस दोनों तरफ एक दोनों अपोजिट फोर्सेस या अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या देखनी है मुझे कि न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहा गया कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। क्लियर है? ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नीचे आ गया, तो इसका मूवमेंट हमें दिख रहा है लेकिन इसका मूवमेंट नहीं दिख पा रहा। उसका रीजन क्या है? अगर मैं बात करूं न्यूटन सेकंड लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma, दैट इज A इक्वल्स टू F बाई m। अगर मान लो मैंने सेम फोर्स लगाया है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मैंने ऊपर फोर्स लगाया तो जितने फोर्स से ऊपर गया उतने फोर्स से नीचे खींचना चाहेगा, बस डायरेक्शन फोर्स का क्या हो, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे तरफ। दैट मींस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो दैट मींस एक्सीलरेशन आपका टोटली डिपेंडेंट है मास पर। क्लियर? अब इस स्टोन के केस की हम बात करें तो स्टोन के केस में क्या होगा, मास काफी स्मॉलर होगा। क्लियर है? बहुत ही स्मॉल होगा। क्लियर है? अब अगर मास स्मॉल है तो ये अगर ये वैल्यू छोटी हो गई, ये ओवरऑल वैल्यू अगर कम है तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इसके कारण में क्या लगता है कि यहाँ पे स्टोन का एक्सीलरेशन तो मैं दिख रहा है, लेकिन अर्थ की बात करें तो अर्थ के केस में मास क्या होता है, काफी ज्यादा होगा। अब अर्थ का मास क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, दैट इज अर्थ का मास बिगर होगा। तो मास अगर बिगर होगा तो ये वैल्यू अगर बढ़ गई तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी, तो ये भी मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे मास बढ़ने का क्या, ये एक्सीलरेशन बहुत कम हो गया। तो यही चीज है यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ कैसे प्ले कर रहा है। दैट मींस दोनों चीजों की तरफ मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक के केस में मूवमेंट ज्यादा होता है, दूसरे केस में मूवमेंट बहुत कम होता है। तो इसलिए ये मूवमेंट जो स्टोन नीचे आ रहा है ये तो हमें दिखता है, और अदरवाइज अर्थ हमें मूव करता हुआ नहीं दिखता है। उसका रीजन यही है कि अर्थ का मास काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्टोन। क्लियर है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g के नाम से जानते हैं। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका ड्रॉप किया जाता है तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए, दैट इज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ ग्रेविटी जिस पर वर्क करी उस चीज को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल। क्लियर? अब यहाँ पे लगने को तो क्या है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो इससे फ्रिक्शन लग रहा होता है, कहीं ना कहीं एयर फ्रिक्शन होता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल काउंट करके चल रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन के अलावा सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फॉल कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस चीज को हमने क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। इस स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज यहाँ पर, अब इसके बारे में क्या कहा गया, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया ग्रेविटेशन लॉ से F इक्वल्स टू क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ ले लेता हूँ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जी mm अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ये होता है आपका फर्स्ट ग्रेविटेशन लॉ से। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया आपको क्या होगा, ma, जो स्टोन का एक्सेलरेशन मास होगा, स्टोन का एक्सेलरेशन। अब दोनों फोर्सेस क्या है लग रहे होंगे, क्लियर है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, दैट मींस क्या हो जाएगा, ma इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी m अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल m कैंसिल, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ गई, जी m अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, अब जी एम अपॉन आर स्क्वायर से क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, क्लियर है, ना तो लीनियर एक्सेलरेशन है ना ही है एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो मेनली ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस a को हम रिप्लेस कर सकते हैं g से, तो g की वैल्यू कितनी होगी, जी m अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, g यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, m हो गया मास ऑफ अर्थ और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। यही वैल्यू लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, g की वैल्यू हम 6.7 इंटू 10 के पावर -11, अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो लास्ट में क्या जाके g की वैल्यू निकल के आ जाती है, वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, वेरिएशन ऑफ g, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g, ठीक है। अब स्मॉल g का वेरिएशन क्या है, अब जैसे हम बात करें अर्थ के बारे में, तो अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर नहीं है। सबसे पहली चीज अर्थ के बारे में मैंने बताया, अर्थ थोड़ा सा क्या है, जो पोल्स है, ये होता है उसका पोल्स, ठीक है, और ये होंगे उनकी इक्वेटर्स, ठीक है, ये हो गया पोल्स और ये हो गया इक्वेटर। अब अगर देखेंगे तो पोल पे क्या होता है, थोड़ा सा पिच का फ्लैटेंड होता है स्पेस, तो फ्लैटेंड होने का मतलब यहाँ पे पिच का हुआ है, और इस साइड पे ये थोड़ा सा स्प्रेड आउट है, दैट मींस जी की वैल्यू क्या होगी, जी m अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, अब g की वैल्यू मैक्सिमम होती है सेंटर पर, मैक्सिमम एट सेंटर। अगर हम सेंटर से अबव जाते हैं या सेंटर से हम नीचे जाते हैं, क्लियर, सेंटर से अबव या फिर सेंटर से बिलो जाएंगे, तो दोनों ही केस में g की वैल्यू घटती है। क्लियर है, दोनों ही केस में क्या होगा, g की वैल्यू घटेगी। दूसरी चीज उसका रीजन यही है, जितना हम ऊपर जाएंगे ये वैल्यू बढ़ेगी, जितने नीचे जाएंगे जबकि ये वैल्यू बढ़ेगी, तो जब वैल्यू बढ़ेगी ये चीज, तो ऑटोमेटिक जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। दूसरी चीज क्या है, पोल और इक्वेटर्स की बात करें तो पोल पे सबसे पहले बात आर की जो वैल्यू है, ये हमने क्या माना है कि अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर माना है, जब जाके हमने आर एज्यूम किया है, लेकिन एक्चुअल में आर की वैल्यू वेरी करती है, क्योंकि अर्थ का जो अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर नहीं है, दैट मींस तो चेंज होगा, तो आर कहीं तो ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। तो इस इक्वेटर्स पे आर की वैल्यू ज्यादा होती है और पोल्स पे आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर, तो इक्वेटर की बात करें, जी एट इक्वेटर, इक्वेटर पे अगर जी की वैल्यू बात करें तो क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जितनी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी उसका रीजन क्या होगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटे। इसमें जी यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम, और वहीं पोल की बात करें तो आर की वैल्यू घटती है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर बढ़ेगी, मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम एट पोल्स पे, तो पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।